टाइटल रख दिया आशिक बनाया आपने। अरे मैंने बोला फिर पापा जी का गाना दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। तो इमेज ने बोला सर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसी ट्यून बना दूंगा ना कि उससे कुछ लेना देना ही नहीं। और फिर वो शुरू हुआ आशिक बनाया आशिक, फिर वो झलक दिखला आजा एक बार आ जाया आ जाया। तो एक अलग वेव क्रिएट हो गई। और रहमान के साथ भैया मैंने केवल एक पिक्चर लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो उसके बारे में किस्से तो मैंने बड़े सुने थे कि रहमान ऐसे काम करते हैं। 3 o'clock को आया बुलावा कि आइए, बोला नाउ सर कार विल गो बैक, यू फॉलो दिस मैन। अब साला लालटेन लेके आगे चल रहा है, हमारी गाड़ी पीछे पीछे। क्या बात कर रहे हैं आप यार। घनघोर जंगल, अजीब सी जगह, हट की तरह कुछ बनाया हुआ है। हम लोग अंदर गए, वहाँ देखे तो रहमान हेडफोन लगा के कीबोर्ड पे बैठा हुआ। एक गाने पे मेरे बड़ा आरोप लगा कि समीर जी ये क्या आपने लिखना शुरू कर दिया इंग्लिश स्टाइल, कितने अरमान मान 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए ऑल डे ऑल नाइट। इसलिए लिखा क्योंकि जब मैं आज के बच्चों से बात करता हूँ तो आधी इंग्लिश बोलेंगे आधी हिंदी बोलेंगे, इनके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे मेरी भाषा बदलनी पड़ेगी। धूम मचा ले धूम, ये गाना फाइनल जो हुआ, प्रीतम उस पर डमी वर्ड गाता था, मैं तेरी हूँ मैं तेरी लैला। वो जहाँ लैला बोले बोले हटाए, सारा ट्यून मुझे चाहिए ही नहीं। डी रामा नायडू पीछे पड़े, चलो आज कम शूटिंग इज गोइंग ऑन। गए तो शूटिंग थोड़ी दूर पे थी और लाइन बज रही थी रब 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 रब। अरे भैया अजीब ब्लेंडर देख रहा हूँ कि वो हीरोइन लेटी है और उसको सब रब कर रहे हैं। अरे हमने बोला ये रब का मतलब होता है गॉड। अब एक पिक्चर शुरू हुई हिमेश रेशमिया की और टाइटल रख दिया आशिक बनाया आपने। अरे मैंने बोला फिर पापा जी का गाना दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। मैं उस डायरेक्टर से हाथ जोड़ा, मैंने बोला भाई ये टाइटल गाना मत लिखवाना, तू टाइटल तेरे को जोर। अरे नहीं सर टाइटल गाना तो चाहिए फिल्म का टाइटल। तो इमेज ने बोला सर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ऐसी ट्यून बना दूंगा ना कि उससे कुछ लेना देना ही नहीं। और फिर वो शुरू हुआ आशिक बनाया आशिक, किसी के बाप को नहीं पता चले कि उस गाने से इसका कहीं लेना देना है। इमेज के साथ कैसा दौर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ में। इमेज का तो भैया मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो म्यूजिक डायरेक्टर जिसने मुझे जवान किया। क्या बात। मैं 1-2 बार मैं इससे कहीं टकराया था रिकॉर्डिंग में, तो इसके रहने सहने का जो ढंग तरीका था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी लगता है यार। अब कहीं से पिक्चर आ गई तेरे नाम और डायरेक्टर था सतीश कौशिक। सतीश कौशिक मेरे बगैर काम न करे, मैंने सतीश मेरे से नाम लेना मत, मैं उसके साथ काम नहीं करूँ। अरे यार ऐसा मत कर, हमने बोला नहीं मेरे को लगता है उसे जमेगा नहीं, झगड़ा हो जाएगा भाई, तो किसी और को ले ले। अरे नहीं तू, मैं उसी वक्त चला गया नदीम के साथ लंदन काम करने, राज लिखने चला गया। अब सतीश फोन पे फोन मैसेज पे मैसेज कि अगर तू नहीं करेगा तो मैं भी पिक्चर छोड़ा रहा। मैंने कहा तू ऐसा मत कर यार, तू इतने राइटर ने लिखवा लेना। नहीं ये पिक्चर तो तुझे ही करनी, तो एक काम कर भजन की 2 लाइन लिख के भेज दे, फिर तू आएगा तो हम देखते हैं कैसे। खैर मैंने बोला यार बहुत जान खा रहा है, लिख के भेज दिया। तो हवाए प्रभाती ऐसा कहते हैं भजन था हो गया। आया लेके ज़बरदस्ती गया। अब इसके सेटिंग रूम पे मैं गया, एक तो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है शुरू से रहा, नदीम श्रवण के गाने आना, एक तो बजाते ही पाँव छुआ कि सर बाप को पता नहीं मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन। और मैं अब बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। और जो शूटिंग शुरू हुई भैया उसके बाद तो ये इतना बदल गया कि मुझे लगा कि यार मैं जो इस आदमी के बारे में जो मेरे ख्यालात थे वो तो बिल्कुल उल्टे थे। इतना डाउन टू अर्थ आदमी, इतना हार्ड वर्किंग, मैं अपने आप को भैया वर्कोलिक मानता हूँ, वो आदमी मुझे थका देता है। मुझे बोला नहीं सर आप हो जाएगा 5 मिनट और बैठे। अरे हमने मेरे बच्चे मुझे छोड़ दे, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी, अब नहीं होगा। नहीं सर हो जाएगा, अब करवा लेता है काम। और हिमेश ने क्या किया ना भैया, वो उसने शुरुआत की जो पिछली जनरेशन नदीम श्रवण, आनंद अली, अनु मलिक गए, पहले उनको फॉलो करते हुए तेरे नाम का म्यूजिक आप सुनेंगे तो उसी रंग का है।
फिर उसको लगा कि यार अब मैं यही करता रहूँगा तो फिर वो तो वैसे ही हो जाएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट फिल्म आशिक बनाया आपने जिसमें उसने म्यूजिक को पूरा चेंज कर दिया। फिर आशिक बनाया आपने, फिर वो झलक दिखला आजा एक बार आजा 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 आजा, उस तरह के गाने बनाने शुरू किए और एक अलग वेव क्रिएट हो गई। अब वो उसको एज ए सिंगर और नाक से गाता है, ये करता है, वो करता है, मगर वो गाना भी मजबूरी में गाया क्योंकि वो गाना गाना था इसको मीका को। मीका लंदन में था। मीका बोला अच्छा सर मैं आता हूँ तो गाता हूँ, तो उन्होंने बोला आप डमी ऐसे गा करके शूट करना गाना दे दो। अब वो डमी गाना दिया वो साला गाना हो गया क्रेज। अब वो इमेज पता चला, वो इमेज के ही गाने चलने लगे। क्या रहमान के साथ भैया मैंने केवल एक पिक्चर, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वो भी कमाल का किस्सा है। रहमान की पहली पिक्चर मेरे पास आई थी भैया रोजा, मगर उस वक्त डैडी जो थे ना वो डेथ बेड पे थे और वो जिद पे था कि सर आप यहाँ आ जाओ। मैंने रहमान सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे फादर की हालत बहुत ख़राब है, आई विल नॉट कम। उसके बाद बॉम्बे आई तो भी उसने बोला, फिर भी मैं नहीं गया तब तक डैडी। फिर फाइनली एक मौका आया जब राजकुमार संतोषी, बल्कि मैंने रमेश जी से बोला रमेश जी देखिए इस तरह की फिल्में मैंने कभी लिखी नहीं है, आज तक मैं रोमांटिक फिल्में इस तरह की फिल्में लिखता। अरे नहीं समीर जी आप कर लेंगे, चलिए चलिए। कमाल कन्विक्शन रमेश तौरानी का आप। हाँ बट मैंने बोला यार अच्छा, उनके साथ सारी फिल्में कर रहा था तो उनको नहीं भी नहीं बोल सकता। खैर गया भैया, तो उसके बारे में किस्से तो मैंने बड़े सुने थे कि रहमान ऐसे काम करते हैं रहमान। तो जब मैंने एंट्री ली तो पहला फ़ोन उनका असिस्टेंट का आया कि सर 11 बजे रात को सिटिंग करेंगे। मैं, अजय देवगन, रमेश तौरानी और ये राजकुमार संतोषी सब ताज में नीचे बैठ के खाना वाना खा रहे थे। तो 11 बजा तो रमेश जी बोले कि चलो अजय तुम अभी सो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। फिर 2 मिनट में फ़ोन बजा कि नहीं सर ही कॉल्ड यू एट 12 o'clock। मैंने बोला अरे अच्छा मेरी घंटी 10 साढ़े 10 11 बजे बज जाती है। मैं वही सोच रहा था। मैंने बोला अब ये कहाँ फंसा यार, ये तो 12 बजे जब तैयार हुए तो बोला नो सर ही वांट्स यू कम एट 1:30। ये हमने बोला यार तो मरे भैया। वो 1:30 2:30 पता चला फाइनली 3 o'clock को आया बुलावा कि आइए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे तो राम गोपाल वर्मा वही सीढ़ी पे गहरी नींद में सोया हुआ है और सुभाष गई, वो झूला उसके गार्डन में था, उसी झूले पे ऐसे पड़ा हुआ है। आशा जी डबिंग कर रही हैं और उदित नारायण ऊपर बैठ के कर रहा है बिना मतलब की बात कर। अरे मैंने बोला ये हो क्या रहा है भाई यहाँ पे, ये कैसा मीटिंग क्या। खैर उसका आदमी आता है, सर अभी हमको लग रहा है कि वो अंदर डबिंग भी कर रहा है, बता तो आदमी है ही नहीं है अंदर, ये लोग लेटे पड़े हुए हैं या इनका क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। Sir told you come, he is already there. There will be one car, you have to follow that. अच्छा भाई निकल गए, ऐसा लगा किसी भूतही फिल्म का शूटिंग करने जा रहे हैं क्या। अब वो सारी गाड़ी चली जा रही है गए। अब वहाँ फिशरमैन कोस्ट से और आगे बढ़े तो एक जगह रुक गई गाड़ी, तो उतने में देखा तो एक आदमी लालटेन लेके वहाँ खड़ा है हाईवे पे। बोला नाउ सर कार विल गो बैक, यू फॉलो, योर कार विल फॉलो दिस मैन। अब सारा लालटेन लेके आगे चल रहा है, हमारी गाड़ी पीछे। क्या बात कर रहे हैं आप यार। यस तो अब भैया गए घनघोर जंगल, अजीब सी जगह, अंदर गाड़ी गई, वो रुका एक जगह तो देखा तो एक जगह एक हट की तरह कुछ बनाया हुआ है, वहाँ गाड़ी रुक गई। हम लोग अंदर गए, वहाँ देखे तो रहमान हेडफोन लगा के कीबोर्ड पे बैठा हुआ। और बैठा कौन कौन है, मैं, रमेश जी और राजकुमार संतोषी। हेलो सर प्लीज़ कम आ गए। बोला सर आई कंपोज 7 tunes, अच्छा यू सेलेक्ट 5 tune, यू सेलेक्ट। अच्छा भाई सेलेक्ट तबला बजाएगा, जिसे यहाँ आदत है लोग सुनेंगे कुछ नहीं। वो हेडफोन उठाया, राजकुमार संतोषी के कान में लगा दिया।
तो हम लोग बेवकूफ़ की तरह उनका मुंह देख रहे हैं कि क्या ये सुन रहा है। अब बोला सर यू जस्ट पिन पॉइंट। अब राज जी अपना नंबर लिख रहे हैं, नंबर ये 1 ये। फिर रमेश जी को आया, रमेश जी को तो कुछ पता चल नहीं रहा है, सुन रहे क्या करें, फंसे हुए। फिर मेरे पास आया। मेरे पास आने के पहले मैंने लगा कि रहमान, बिकॉज ही इज गोइंग टू सेलेक्ट द ट्यून, राजी ऑलरेडी selected the tune, so I will take the tune and I will write from ये मैं खेलूँ, मैं काहे के लिए भाई। हो गया भैया, ट्यून लेके आ गए। मैंने बोला रमेश जी आज के बाद अगर आपने बोला कि रात को सिटिंग है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं गाने लिख के राज जी को दे देता हूँ, और राज जी को भी रात भर जागने की आदत है। ये जाएंगे, उनको लिखवाएंगे, जब गाना फाइनल हो जाएगा तो 2-3 गाने हो गए, फिर मेरे को यार कभी तो चलो समीर जी देखिए तो रहमान कैसे करते हैं। है चलो यार आज चलते हैं। गया मैं, तो एक तो जहाँ बैठता है ना, एक मोमबत्ती जलती रहती है, हर चीज़ जो जैसे मकबरे में हवा जलती है, और रहमान बैठा हुआ है, और माइक पे ये अपना सोनू निगम मेरा रंग दे बसंती चोला गाना, और केवल एक क्लिक ट्रैक चल रहा, टक क्या बात कर रहे हैं। टक, और सोनू निगम को बोल दिया कि सर यू सिंग द वे यू वांट, दिस इज द ट्यून, और सोनू गाया जा रहा है। अरे मैंने बोला गाना का रिदम ये सब तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा यार, कुछ है ही नहीं है। तो मैंने बोला रमेश जी, बोला नहीं सर इसका स्टाइल यही है। हमने बोला कौन सी स्टाइल है भाई। वो दिन पहले दिन था, फिर दोबारा मुझे 3 बज गया वहाँ से निकलने में, हो गया गाना गा के चला गया। फिर जब लास्ट डे हम लोग निकल रहे थे तो बोला कम सर 1 सॉन्ग आई विल प्ले। भैया वही गाना सुनाया। अरे मैंने बोला यार ये तो गाना जो मैंने सुना था, वो जब बैठता है ना भैया लैपटॉप पे, और जो सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज करके एक जगह लाके जब वो मिक्स करके देता है ना, तब आपको लगता है कि अरे रे 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 ये है जादू इस आदमी का। मेरा रंग दे बसंती चोला। उसके बाद भैया कभी संयोग बना नहीं उसके साथ काम करने में, लेकिन बहुत मज़ा आया उसको भी मुझे भी। उसने बोला समीर जी विल डेफिनेटली वर्क, अमदार रहमान इफ़ यू वांट टू वर्क लेट्स वर्क इन सम रोमांटिक फिल्म। जबकि उस पिक्चर के म्यूजिक को नेशनल अवार्ड भी मिला भैया, सब कुछ हुआ, मगर वही हुआ। और उनके साथ का एक्सपीरियंस कुछ अजीब ही रहा मेरा। चेन्नई में मेरे बड़े कमाल के एक्सपीरियंस। एक पिक्चर हम लोग लिख रहे थे, आनंद मिलिंद का म्यूजिक, हैदराबाद, सारी चेन्नई नहीं हैदराबाद। अब वहाँ भी डायरेक्टर आने वाला है, चलो भाई आने वाला डायरेक्टर। अब बोला उसका असिस्टेंट आके बोलता है, एक तो हम माहौल ऐसा बनाते हैं ना, सारी इज कमिंग सारी इज कमिंग सारी इज कमिंग। अरे दिमाग खराब कर दिया, कब सर आएंगे ना। आए गा रहे, आया तो हम आप सबके कान में बोल रहा है, अभी तक डायरेक्टर पहुंचा नहीं। बोला सर लिसन वन थिंग, you know how director will finalize the tune? He will sit on the sofa. You people, you just play your tunes. The moment he will fall down from sofa, that means tune is pass. अरे हमने बोला ये क्या तरीका है यार। और सचमुच भैया पूरा जोगिया वस्त्र कुछ पहन के आया, बैठ गया, ओके सर प्ले योर ट्यून। अब बजाए जा रहे हैं, और हमको ट्यून में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं एक टक देख रहा हूँ कब गिरेगा सोफे पर से यार, और फाइनली एक ट्यून पे गिरा। अरे मैंने बोला यार हो गया। हमको ये भी नहीं समझना कि अच्छी ट्यून है बुरी ट्यून है, हो गया भाई। ऐसे 3-4 गानों में गिरा ऊपर से नीचे। एक डायरेक्टर वो आए, सुने ट्यून, सर जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, आई विल टेल यू विच वन आई लाइक। वो लेके तो गाना बाथरूम में जाके बंद कर दे बाथरूम। क्या बात कर रहे हैं। ये अंदर क्या कर रहा है यार, निकलेगा कब? 15 मिनट 20 मिनट के बाद निकले, सर आई लाइक द सेकेंड वन, बोल के चला जाए। अब एक डायरेक्टर था मुरली मोहन, हमने गाने में लाइन लिखी कि तेरी आंखों में बिजली चमके। बोलता सर यू हैव रिटन सम लाइन, हाउ आई विल शूट थंडर इन द आईज। एक गाने में मैंने लिखा कि रखवाला अनिल कपूर की फिल्म थी, नींद आ रही है ना जगाओ, जाओ बाबा जाओ सो जाओ। सर द ग्रैंड फादर इज नॉट देयर, यू हैव रिटन बाबा, बाबा मीन्स ग्रैंड फादर। अरे मैंने बोला इन गधों को कैसे समझाऊं भाई, वो एक्सप्रेशन है। उससे भी बड़ी हाईलाइट
हन्नू का मेरा गाना हाँ। राज अपना डी रामा नायडू पीछे पड़े, चलो आज कम शूटिंग इज गोइंग ऑन, जस्ट कम एंड एंजॉय दैट। गए तो शूटिंग थोड़ी दूर पे थी, हम लोग थोड़ा, और लाइन बज रही थी रब 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 रब। तो मैंने बोला कि यार अच्छा वो वाला गाना शूट हो रहा है, चलो यार देखते हैं। अरे भैया अजीब ब्लेंडर देख रहा हूँ कि वो हीरोइन लेटी है और उसको सब रब कर रहे हैं। अरे मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, बस सारी अब रिटर्न है और रब रब। अरे हमने बोला ये रब का मतलब होता है गॉड। ओ सर वी वर नॉट अवेयर, सॉरी सर। अरे हमने बोला अगर ये गाना आ गया होता तो इतनी गाली मुझे पड़ती कि ये क्या लिखा है भाई। तो वहाँ ऐसे ही होता था, किसी चीज़ का क्या मतलब और लेके बैठ जाते थे ओरिजिनल का। नो सर द ओरिजिनल मीनिंग, अरे ना सर ओरिजिनल आई कांट राइट बिकॉज आई विल राइट इट द वे आई वांट। तो इतना मज़ा हैदराबाद में आता था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अच्छा और यार डी रामा नायडू का वो सब प्रॉब्लम, सर व्हाट इज द टाइम, यू सिट यू स्टैंड आउटसाइड बिकॉज दिस राहु कालम इज गोइंग ऑन। अरे हमने बोला यार राहु कालम तो हमको बुलाया क्यों। अब हम लोग तीन जो अपना ताल तबूरा लेके बाहर खड़े हैं, अब राहु हटे तो हमारी एंट्री हो। अब राहु हटा तो भागे अंदर। अच्छा डी रामा नायडू क्या दारू वारू कोई थी नहीं। और हम लोग शाम को पीने वाले, आनंद मिलन यार बोला कहाँ ऐसा ड्राई जगह लाया, साला भर जाएंगे, हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो हमने बोला तुम लोग कुछ मत करो, ऐसा करते हैं कि पहले देखो डी रामा नायडू। अच्छा बोलते थे कि वो बंगले में से गेस्ट हाउस में देखता रहता था, रात में घूमता रहता कौन से रूम में कौन क्या पी रहा है। तो हमने बोला वो एंगल ढूंढो जिधर बंगले से इधर दिखता है। यार कहीं कैमरा वैमरा लगाया हुआ देख लेगा तो बड़ा बवाल। हमने कहा कुछ नहीं यार। अब डायरेक्टर आया, हमने बोला यार 7 बज गया अभी तक डेवलप ना सर, राहु कालम इज गोइंग ऑन, डायरेक्टर व्हेन द राहु कालम विल बी ओवर देन डायरेक्टर विल कम। अरे हमने बोला ये सारा राहु कालम के चक्कर में हम यहाँ कहाँ फंसे यार। तो ये सब इतनी कमाल की चीज़ें होती थी ना भैया साउथ में जाके ना। और मैंने बहुत काम किया साउथ में, मतलब मेरे ख्याल से डी रामा नायडू के बैनर में मैंने 12-13 फिल्में की हैं भैया। पहली करिश्मा कपूर की फिल्म प्रेम कैदी से जो शुरू हुए तो लाइन से किया है। डैडी ने अनजान जी ने बप्पी लहरी के साथ भी काफी काम किया है ना। अरे भैया मतलब काफी काम किया। 2 ही म्यूजिक एक्टरों के साथ तो किया, कल्याण जी आनंद जी या बप्पी लहरी ने उनके म्यूजिक को जो डिस्को डांसर जब की थी ना तो उनके पापा को क्या था, फ्लाइट पे नहीं चढ़ते थे, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, जाते नहीं थे। तो साउथ की सारी फिल्में जो है बप्पी इंदिवर जी को देता था और यहाँ की सारी फिल्में डैडी को। तो मेरा बहुत दिल था कि यार डैडी कभी जाते नहीं फ्लाइट में। तो जब मेरा काम शुरू हुआ पूरे जोर में तो मैं नहीं पापा एक बार तो चल, अरे बेटा मत लेके जाओ मुझे। हमने हम लोग आए ना सब लोग पूरी फैमिली, आप मत घबराइए। बहुत ज़बरदस्ती करके गांव हम लोग जा रहे थे, पकड़ के उनको लेके गए तो बैठे उठे जो उतरे बोले यार बढ़िया अच्छा लगा। अरे हमने आप खामखा दिमाग में बैठाए हुए हैं कि नहीं फ्लाइट में हो जाएगा वो। समीर जी आप एक ऐसे लिरिसिस्ट हो, राइटर हो, जिसने कॉन्स्टेंटली 4 जनरेशंस के साथ काम किया है। मतलब बहुत रेयर है ये। और 4 जनरेशंस का मतलब ये है कि समय बदलता रहा, आपने अपनी राइटिंग चेंज आप करते रहे और योर एग्जिस्टेंस वाज कंटिन्यूसली देयर। ये जो पूरा टैलेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ठीक से एक्सप्लेन करें ताकि आज की जो जनरेशन ऑफ राइटर्स हैं, आप मतलब मैं मैक्सिमम जो है मैं एक जनरेशन के साथ या 2 जनरेशन के साथ मैं अपने आप को मैच कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी भी उम्र बढ़ रही है, आपका भी एक्सपीरियंसेस लाइफ के चेंज होते हैं। आपने ये कैसे मेंटेन किया और क्या रीज़न था कि जनरेशन ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है वो आपके साथ, चाहे वो एलपी साहब हो उस जनरेशन से, और इतना चेंजेस आया है इंडस्ट्री में, इतने चेंजेस आए हैं गानों में, इतने चेंजेस आए हैं फिल्मों में, लेकिन आपकी जो राइटिंग है वो कॉमन रही इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच में। बहुत बढ़िया सवाल किया भैया। देखिए क्या है, वही कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, लोग भी बोलते हैं, मैं कभी चाहे रेडियो पे जाऊँ या पॉडकास्ट में जाऊँ, लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे, तो मैं बोलता हूँ देखो मैंने ये महसूस किया कि एक तो पहली शर्त है कि आप हमेशा लर्नर रहो।
जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि आपने तो बहुत कुछ कर लिया, और मेरा पता नहीं एक अजीब सा मेरा नेचर है भैया, जो मैं कर चुका होता हूँ ना उसकी मुझे याद भी नहीं आती। अभी रेडियो पे कोई गाना बजता है तो मैं लोगों से पूछता हूँ। एक गाना बज रहा था तो मैंने बोला यार बड़ा कमाल का गाना है, तो मैंने जतिन ललित को फ़ोन किया, अरे किसका तुम लोगों का म्यूजिक है? कोई लास्ट में उसने केवल म्यूजिक डायरेक्टर बोला, राइटर का सुना नहीं मैंने। तो उन्होंने बोला यार मजाक कर रहे हैं, कमाल है समीर जी, आप ही का गाना है, सोनू निगम का गाना था। तुझे रात दिन बस तुझे चाहता, बहुत कमाल का गाया। मुझे रात दिन। तो हुआ क्या भैया, जब मैंने देखा कि यार ये तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गए, कमाल। फिर हमारी जनरेशन आई, जैसा उनके साथ मैंने बोला उनके साथ तकलीफ हुई, मगर फिर भी मैंने लक्ष्मी जी के साथ भी 16 फिल्में की हैं भैया। क्या बात है यार। कल्याण जी के साथ एक पिक्चर की, पंचम दा के साथ एक फिल्म की है, तो उनके साथ भी मैं लगा रहा, करता रहा। फिर मेरी अपनी खुद जनरेशन आ गई, नदीम सोहन, अन्नू मलिक, आनंद मिलिंद, उसके साथ भरपूर काम किया, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बदला माहौल, कुछ हादसे हुए, नदीम के साथ ये सब हुआ, तो फिर मैंने अन्नू मलिक, जतिन ललित और दिलीप सेन, समीर सेन, सबको ज्वाइन किया, आदेश श्रीवास्तव, सबके साथ काम करता रहा। वो एक दौर गुजर गया। अब ये लोग धीरे धीरे आउट होने लगे, आनंद दिन गए, अन्नू मलिक का काम एकदम कम हो गया, नदीम श्रवण का काम, मैंने बोला ये तो मुझे, मैं फंसा। तब फिर मैं जो अपना हिमेश से टकराया, फिर हिमेश, साजिद वाजिद, उस दौर के जितने लोग थे, साजिद वाजिद के साथ भी मैंने बहुत काम किया। उसके बाद एक दौर आया, जब चौथा दौर, तो मैंने देखा कि यार ये थोड़ी सी चीज़, और लोग ये बोलना शुरू कर दिए थे कि अब क्या करेंगे समीर जी, अब तो एकदम नई ब्रीड आ गई है। मैं हमेशा भैया नए दौर के बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ, उनको किसी तरह दोस्त बनाने की कोशिश करता रहता हूँ, मैं उनके साथ पार्टी में जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ और उनको पढ़ता हूँ कि आखिर ये चाहते क्या हैं। भाई इमोशंस तो वही रहेगा, वो चाहे दिल टूटने का हो या दिल लगाने का हो, वो तो बदलेगा नहीं। तो बदला क्या? फिर जो नए राइटर आए उनको सुनना शुरू किया कि ये लोग क्या लिखते हैं। फिर एक दौर आया कि एक गाने पे मेरे बड़ा आरोप लगा कि समीर जी ये क्या आपने लिखना शुरू कर दिया, इंग्लिश स्टाइल। वो गाना बड़ा मशहूर हुआ था, अक्षय कुमार का गाना था, कितने अरमान मान 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय All day, all night, मुझे याद सताए तेरी। अब देखिए, राजस्थानी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, अरे मैंने बोला इसलिए लिखा क्योंकि जब मैं आज के बच्चों से बात करता हूँ। धूम भी आपने लिखा है? धूम? अरे भैया वो तो बताता हूँ किस्सा। वो मैं जब बात करता हूँ तो आधी इंग्लिश बोलेंगे, आधी हिंदी बोलेंगे, आधा कभी पंजाबी बोल देंगे। तो मैंने बोला अब इनके साथ आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे मेरी भाषा बदलनी पड़ेगी। तब मैंने वो रंग पकड़ा। धूम की जब आप बात कहे तो यश जी के साथ मैंने उसके पहले 2 फिल्म की थी, आईना और ये दिल लगी। क्या बात। दोनों का म्यूजिक बहुत मशहूर हुआ। फिर एक लंबा गैप आया, फिर एक दिन आदित्य चोपड़ा का फ़ोन आया कि सर एक पिक्चर करनी है और एक बड़ी चैलेंजिंग फिल्म आपके लिए आइए। तो मैं गया तो मुझे पता भी नहीं था म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। तो उनका ऑफिस पहले वहाँ था जिसमें अनुपम जी का वो है ना, एक्टिंग स्कूल। हाँ। मैं गया तो जैसे ही दरवाज़ा खुला लिफ्ट का तो 2 लोग सामने खड़े मिले, प्रीतम और उसका डायरेक्टर। प्रीतम ने बोला अरे सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करने के लिए, पहली पिक्चर मैं कर रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी ट्यून सुनाई हो, आदि जी को समझ में नहीं आ रहा, आप पहले ट्यून सुन लीजिए फिर अंदर चलते। अच्छा। हम बोला सुनाओ, तो सुनाई, मुझे भी ट्यून अच्छी लगी, मैंने बोला इसमें क्या फिल्म, मैं खन गया, आइए आइए सर। बोला इन लोगों ने कुछ सुनाया मुझे पसंद नहीं आया समीर जी। तो मैंने बोला क्या गड़बड़ लगा आदि, मैंने सुना अभी बाहर, अरे इन्होंने आपको बाहर सुना? मैंने बोला हाँ सुनाया। तो बोला यार वो लैला लैला पहला ये सब कहाँ 500 पुराने। हमने आदि एक मिनट, मुझे तुम वो सब क्यों सुन रहे हो, मैं उस पर कुछ फ्रेश लिख के लाता हूँ, फिर तुम डिसाइड करो, फिर भी नहीं पसंद आएगा तो ठीक है। वो पहले था ना, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, ये गाना फाइनल जो हुआ, प्रीतम उस पर डमी वर्ड गाता था, मैं तेरी हूँ मैं तेरी लैला,
वो जहाँ लैला बोले बोले हटाए सारा ट्यून मुझे चाहिए ही नहीं। मैं समझ गया कि आदि कहाँ फंसा हो। करेक्ट। मैं आपको बताऊं वहां से मैं निकला हूँ भैया, मैं जुहू चौपाटी क्रॉस करते करते ट्यून मैं सुनता रहा। मैंने बोला यार इसमें अगर मैं कहीं पिक्चर का टाइटल फिट कर दूं ना तो लकली मैं गाने लगा दा दा रा दा 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 रा दा। जब मेरे कान में बजा कि धूम मचा ले धूम, मैंने बोला बस हुआ गाना। मैं गया दूसरे उछल पड़ा, अरे बोला सर ये तो आपने जादू कर दिया इसमें। मैंने नहीं आदि यही होता है, तुम डमी वर्ड या तो म्यूजिक डायरेक्टर को डमी वर्ड का सुनाना नहीं चाहिए। तो वो बोला था कि ये सर एक्शन फिल्म है, इसमें अगर आप हिट म्यूजिक दे दो ना तो मैं मानूं कि यार आप कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। चल गया भैया, उसका म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ। फिर दूसरी धूम 2 शुरू हुई। अब फिर वो मेरे गले कि सर धूम जैसा, अरे हमने बोला यार धूम हो गया, अब धूम जैसा गाना फिर कैसे? बोला नहीं सर करना पड़ेगा। अब वो ऐश्वर्या का गाना था, अब लगा हुआ प्रीतम, मैं भी करते करते वो जुमला मुझे सूझा, वो क्रेजी किया रे, क्रेजी किया रे। अरे बोला बस मिल गया सर, ये यही चाहिए था बस, अब गाना बाकी तो आप सब लिख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर धूम 3 शुरू हुई, फिर वही गाना। तो अब इस बार ये हुआ कि सर अभी क्या करते हैं ना कि इसको हिंदी और इंग्लिश में करते हैं। अरे हम बोला भाई मेरी जान छोड़ दे तो इंग्लिश किसी से लिखवा लेगा। तो इस तरह के चैलेंजेस, तो अभी मैं परिवर्तन की बात कर रहा था, तो मैं बदलता रहा अपने आप को। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैंने 500 फिल्में कर ली, मैंने इतने गाना, ना मैंने ना नहीं, ये मैं पहला गाना लिखने जा रहा हूँ। और अभी भी भैया जिस रात मैं नरेशन सुन के आता हूँ पूरी रात मैं सोता नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। वो सारी सिचुएशंस मेरे दिमाग में चलती रहती, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये चैलेंज आया अब मजा आएगा। तो एक तो वो किया। अब जब ये चौथी पीढ़ी आई तो मैंने बोला अब क्या करूं, अब तो कोई म्यूजिक डायरेक्टर मेरी पहचान का नहीं, कोई ऐसा है नहीं, जो नए बच्चे हैं इनसे मेरी दोस्ती होगी कैसे? तो प्रीतम क्या, मुझे 2 बंदे मिले जब मैं जाता था वहाँ, तो सिटिंग पे सचिन जीगर और ये लोग मुझे हमेशा सर कोई पिक्चर दिलवाइए, कोई पिक्चर दिलवाइए। लकीली उस वक्त शुरू हो रही थी वासु भगनानी की पिक्चर रेमो डिसूजा फालतू। तो मैंने बोला देखो यार, मैंने सिचुएशन सुन लिया और उसमें प्रीतम साइन था, मगर वो टाइम दे नहीं रहा था, रेमो को लटका रहा था क्योंकि लगा नया लड़का वासु जी का बेटा हीरो, ये है वो है, टाल रहा था। मतलब मुझे सिचुएशन पता है, तुम लोग मेरे साथ बैठो 1 महीना और कुछ गाने बनाओ, अगर वो बात समझ में आ गई तो ये खेल हो जाएगा। वो बेचारे लगे रहे दोनों। मैंने रेमो को बोला कि देखो रेमो, तुम लो मत लो अलग बात है, तुमको नहीं, चलो चलते हैं एक बार इनको सुन लो। बोला नहीं सर चलो ना, मैं तो तैयार हूँ। परेशान कर दिया प्रीतम ने, यार टाइम नहीं दे रहे हो। गए भैया, उन्होंने जैसे वो सुनाया ना 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ने बोला सर अपना म्यूजिक हो गया। उसने वासु भगनानी को फोन किया कि सर मेरा म्यूजिक हो गया, मुझे चाहिए ही नहीं प्रीतम, वो आप कैसे टैकल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम। वहाँ से जो एक रंग मैंने बदला ना भैया, फिर वो उस वक्त वो गाने चल रहे थे बहुत, शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हुई हो, फिर मेरे गले पड़े सब, यार अब इसका जवाब लिखो। तब मैंने हाउसफुल में वो छोड़ छाड़ के सब अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, हमने आओ। तो मैं चूंकि अपने आप को बदलता रहा भैया ना, और ऐसा अगर आप, जैसा मैंने बोला, अगर आप एज ए लर्नर काम करोगे ना तो आप 500 साल तक काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप सेनाइल में गए ना, आप में कहीं वो आ गया कि यार मैंने इतना काम कर लिया, अभी कल ये लौंडे मुझे बताएंगे। आज भी मैं उनके, अभी भी जो जितने नए बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ ना, वो मुझे ऐसे ही मिलने आते हैं कि सर आपके यहाँ बड़ा मजा आता है बातचीत करने में, चलिए। मैंने उनको बहुत कंफर्ट के जोन में लेके आ गया भैया। मुझे लगा कि अगर ये मुझे रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे तो काम होगा नहीं, क्योंकि ये मुझसे खुल के बात कर नहीं पाएंगे। तो ये सारे ट्रिक जब मैंने अपनाए ना, तब जाके मैं इतने लंबे समय तक काम कर पाया भैया। फोटो सुनील जी, किशोर कुमार से लेके आज सुनिधि चौहान, ये पूरी लंबी लाइन है सिंगर्स की, ये भी अपने आप में एक्सपीरियंस है। चाहे सोनू हो, चाहे उदित हो, श्रेया हो, ये जितने भी जो सिंगर्स ने आपके गाने गाए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जो बेसिकली क्योंकि उनके साथ जुड़े हैं आप, लाइन ऑफ सिंगर्स,
और हर बंदा अपने आप में वर्सटाइल सिंगर रहा है, तो कुछ एक दो एक्सपीरियंसेस या देखिए भैया क्या होता है ना, मैं तो सबसे बड़ा मुरीद वही जो जिस दौर में मैंने सुना लता आशा हाँ किशोर, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब देखिए उसके बाद लकली मेरे गाने गाए भी वही रफी कह रहा साहब हूँ, के अलावा बिल्कुल सब। वही मगर जब मेरे दौर के सिंगर आए, उदित और अलका और शानू अनुराधा और अभिजीत और कुमार शानू, तो अब ये हमारे टाइम के थे, ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। अब इनको किसी भी तरह, अब वो लोग तो बेचारे एज हो गई थी, किशोर कुमार नहीं रहे, लता जी मिलती नहीं थी, आशा जी भी बहुत कम अवेलेबल थी, तो हमारे दौर के म्यूजिक डायरेक्टरों की मजबूरी थी कि किसके साथ करें। तो अब ये बेचारे इन लोगों के साथ लगे। मैं बता रहा हूँ, उदित कितनी बार ऐसा हुआ कि बस के 25 पैसे मैंने उसको भाड़ा दिया है, क्या हुआ, इतना, मगर उसकी अपनी खुद की आवाज़ थी। कुमार शानू को तो जो कुछ मिला है ना, द क्रेडिट गोज टू नदीम। या नदीम ने बोला कि देख, अगर इस तरह तू गाएगा कुछ नहीं होगा, मैं जो गा रहा हूँ तो केवल मुझे उतार ले अपने अंदर। बिल्कुल। और ऐसा पकड़ा उसने, द क्रेडिट गोज टू हिम, जी। कि वो आप कभी नदीम को गाते हुए सुने तो आपको लगता है कौन शानू गा रहा है, हाँ बिल्कुल लगेगा कि वही गा रहा है। देखा अपन ने। तो और सोनू का क्या हुआ, सोनू से जब मिला ना नदीम, तो नदीम ने बोला देख सोनू, तू बहुत ट्रेंड सिंगर है, तू बहुत ब्रिलियंट सिंगर, बट ये जब तू रफ़ी साहब की कॉपी करता रहेगा ना तो कुछ नहीं होगा। अगर तू चाहता है मेरे साथ काम करना तो तेरे को आवाज़ चेंज करनी पड़ेगी और मैं वो गाना तुझे दूंगा। अब उस वक्त तो भाई मरता कि उसने बोला नहीं सारा बताइए, मैं बिल्कुल। तब वो गाना दिया इसको, और वही गाने से सोनू निगम का पूरा चेंज हुआ। दिल ये दिल दीवाना, ये दिल दीवाना। तो उसने बोला ये रंग है तेरा, इसमें लगता है कि अब आया सोनू निगम। तो इनके साथ तो भैया मुझे लगा ही नहीं कि मेरे सिंगर हैं या मैं राइटर हूँ। इनके साथ तो इतनी दोस्ती थी कि सोनू निगम का बर्थडे है तो सब रात को पार्टी पे निकल गए, उदित के घर पे पार्टी कर रहे हैं, कभी अलका के घर पे पार्टी चल रही है, तो दे वर लाइक फैमिली टू मी भैया। श्रेया के बारे में, बस श्रेया का क्या हुआ, श्रेया लेट, श्रेया और सुनिधि दो हाँ, मतलब श्रेया और सुनिधि। सुनिधि को तो मैंने भैया ये माता का की चौकी गाते हुए देखा हुआ, जी ये लोखंडवाला में उसके पिता माता थे बेचारी। मगर उसको लता जी ने कई बार स्टेज शो में उसकी बड़ी तारीफ की है, उसमें बड़ी कमाल की काबिलियत थी, और वो ऐसी वर्सटाइल लड़की है ना, वो कुछ भी कर सकती है, उसमें कमाल की, वो भी सीखी हुई थी। श्रेया जब आई ना, तो श्रेया के सामने दो बहुत बड़े नाम थे, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक, और श्रेया को वो आर्ट को तोड़ के बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, मगर वो बात थी उसमें, लगी रही, वक्त लगा, मगर श्रेया निकल के आई और आज तो भैया नंबर 1 की पोजीशन पे है। तो मैंने देखा ना भैया कि, और हमारी जनरेशन के जो लोग अपने आप को पीछे छोड़ दिए ना, वो आगे नहीं आ पाए, जो लड़ते रहे टाइम के साथ ना, वो बाहर निकल के आ गए। सुनील भाई साहब, आपने वो दौर भी देखा है जहाँ पर जब रिकॉर्डिंग होती तो 100 म्यूजिशियंस एक साथ होते थे और एक ही टेक चलता था। कोई टेक्निकली चीज़ें, मतलब मैं टेक्निक के खिलाफ नहीं हूँ, हर चीज़ ग्रो करती जैसा आपने कहा। वो जो माहौल था जब सिंगर भी होता था, 100 म्यूजिशियंस होते थे, 50 वायलिन्स होती थी महबूब में या फेमस में या फिल्म सेंटर में, उस माहौल को मिस करते हो क्या? बहुत भैया। देखिए क्या होता है ना, एक चीज बोलते हैं ना कि एक घर में जब खाना बन रहा है ना, तो एक टेबल पे जब पूरी फैमिली बैठ के खाती है ना, तो खाने का मजा डबल हो जाता है। एक यहाँ खा रहा है, एक अपने रूम में खा रहा है, जो आजकल की हालत हो गई है। कोई बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठने का टाइम ही नहीं, कौन झेलेगा इनको यार, अभी चलो इधर करें। और दूसरा जो सबसे बड़ा, जिसको हमारी भाषा में जैमिंग बोलते हैं, जब इतने सारे क्रिएटर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं ना, उधर म्यूजिशियंस बैठा हुआ है, उधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बैठे हुए हैं, उधर सिंगर किशोर दा आए हुए हैं, लता जी आए हुए हैं, और डायरेक्टर है, डिस्कशन हो रहा है, अब कहानी पूरी डिटेल सुन रहे हैं। और किशोर दा लता जी एक्टर्स भी आया करते थे, एक्टर आए थे, लता जी के साथ सिटिंग में होते थे एक्टर्स। किशोर दा लता जी के साथ मस्ती कर रहे हैं, आशा जी के साथ करते करते करते, और क्या होता उतनी देर में ना, ये पूरे माहौल को जी चुके होते हैं। ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, रिदम बज रहा है, ये हो रहा है, मतलब एक चीज पी जाते थे आप। करने के पहले उस माहौल में आपको पिघला दिया गया, ढाल दिया गया, और फिर जब आप, अभी मैं यहाँ आया, मैं ऐसे ही आपसे मिलने, और आप फॉलो कर रहे भैया चलिए पॉडकास्ट करते हैं। अरे भाई मुझे कुछ मेंटली तैयार होना पड़ेगा ना, मैं क्या तो
वो जो मिसिंग है, और आज तक वो मिसिंग है भैया। पहले तो चलो वो जब दौर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा तो कम से कम म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, सिंगर मिलते थे सिटिंग। अब तो वो भी नहीं होता। अब तो कोई किसी से मिलता ही नहीं। उन्होंने लैपटॉप पे गाना भेज दिया, आपने लैपटॉप पे लिख के भेज दिया, खत्म। रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, कौन कब आ रहा है, कौन गा रहा है। आपको बताऊं मैं, ये मुझे याद है हीरो का गाने में जब हरिप्रसाद चौरसिया आए तो इनको सुभाष जी को वो सुभाष जी ने बजाया उस दिन मुझे, तो एक फ्रूट का पीस चाहिए था, मेन जो हीरो बजाता है फ्रूट। तो अब देखिए क्या इज्जत अफजाई करते थे लोग। जब वो आए हरी जी, तो प्यारे भाई, अब प्यारे भाई जैसा आदमी बोला, देखिए हरी जी हमारा काम खत्म हो गया, सुभाष जी आपको बताएंगे, आप इस पिक्चर के हीरो, और एक हीरो का पीस चाहिए जो पूरी पिक्चर में बजता रहेगा। अब हरी जी को लगा कि यार ये आदमी इतनी इज्जत दे रहा है, और सुभाष जी बोले बैठा हुआ आदमी बांसुरी लेके, और आधे घंटे में जो बजाया है, प्यारे भाई उछल पड़ेगी। बस हरी जी यही मैं बोल रहा था, ये चाहिए। बस उसके बाद तो फिर उसको ऑर्केस्ट्रा के साथ जमाया, फिर वो गाना आज भी वो पीस लोगों को याद है। तो ये सारी चीजें मिस हो रही भैया। जैसे होता था ना कि ज्वाइंट फैमिली का जो मजा था ना, बहुत कमाल का कंपैरिजन दिया आपने, अब बहुत कमाल का अब जैसे आजकल के बच्चों का एक बड़ा फेमस जुमला है, जो यंग बच्चे हैं ना इस एज के, वी नीड आवर स्पेस। मैं बहुत सुन सुन के पागल हो गया। मैंने बोला साला ये स्पेस है क्या? तो मैंने बोला बेटा इस, बोले सर नहीं। तब बाद में मुझे, जब मैंने बहुत सोचा तो मुझे समझ आया, ओ हम लोग अपने ज़माने में बदमाशी करने के लिए जो टाइम ढूंढते थे, उन्होंने उसको इंग्लिश में एक नया नाम दे दिया है कि वी नीड आवर स्पेस। स्पेस तो इनको मिल जाता है, बट जब ये स्पेस भारी पड़ जाता है इन पे ना, तब पेरेंट्स को ढूंढते हैं। तब लगता है कि यार तो हम खामखा स्पेस में गए। स्पेस ही सारी तकलीफ का जड़ है भैया। जब आप अब हमको रियलाइज होता है ना कि हम लकली हमेशा फैमिली के साथ ही रहे हैं, मगर कभी जैसे भाई बेटा चला गया अमेरिका पढ़ने, ये हुआ तो हम मियाँ बीवी अकेले आ रहे। हमने बोला यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया। हम 24 घंटे बच्चे हैं, मम्मी है, सिस्टर है, आना, अभी हमें इतने तनाव कैसे हो गए यार। तो वो चुभता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना भैया, ये जो डेटोरेशन आया है म्यूजिक में ना, उसके पीछे कारण ये सब है जो लोग रियलाइज नहीं कर रहे। खाम का कुछ अलग ही दुनिया में। पहले रूट काज को तो ढूंढो यार कि कहाँ गड़बड़ी है कहाँ। जो आप रूट को ढूंढ नहीं रहे हो, हवा में बात कर रहे हो, तो वो तो होना नहीं भैया। कभी मतलब आप जो बात करें ना, इसका तोड़ ये है कि मैं आपसे अपने आप से भी पूछता हूँ, और सब लोग आप इस बात को सोचते भी हैं कि गाने जो, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स, आज के गानों को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्या कारण है? कारण यही हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जितने भी रियलिटी शोज देखिए आप, जितने भी रील्स देखिए आप, जितना भी कुछ देखिए आप, सब में पुराने गाने बजते हैं भैया। उसका कारण सबको, जब हम म्यूजिकल है, हम सिंगर्स नहीं है, लेकिन नॉन म्यूजिकल लोगों को भी, नॉन म्यूजिक की जिनको समझ में नहीं है, जो शौकिया गाते हैं या शौकिया ये करते हैं, उनको सारे गानों के म्यूजिक इंटरलूड्स भी याद है, वायलिन पीसेस याद है, सैक्सोफोन याद है उनको। वो गाना शायद लिरिक्स नहीं ठीक से गाए, लेकिन वो धुन जो है, वो धुन के डिटेल्स जो है वो गाता है आदमी। वन लाइन इसका आंसर बताऊं ना मैं आपको, केवल एक ही है। अभी तो आज के गानों को सेकंड लाइन याद नहीं किसी को, तो दूर के वो अंतरा तो भूल जाइए आप। पहले काम यहाँ से होता था, दिल से और रूह से काम होता था। अब काम यहाँ से होता है। नदीम ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो काम जहाँ से किया जाता है वही असर करता है। तो यहाँ से काम करोगे तो वहीं दिमाग तक असर करके निकल जाएगा। जब यहाँ से हम लोग गाने बनाते हुए रोए हैं भैया, और रो के हमने ये देखा है कि हम तो रोए हैं, थिएटर में रोते हैं कि नहीं, तब समझ में आया कि हाँ यार ये गाने का सही तासीर था। वो अब कोई लेना देना नहीं है। अब तो मतलब जिसको बोलते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक की तरह कुछ डाल दो, क्योंकि सब साथ में मिलके चीजें जब पैदा होती है उसका असर अलग होता है ना। हर बंदा कंट्रीब्यूट करता है। इट्स लाइक ए जंक फूड, अभी खाओ और फेंको, चलो आगे बढ़ो, उसमें वो चावल दाल फास्ट फूड जैसा। पर लता जी के गाने गाए जाते हैं आज, आशा जी के गाने गाए जाते हैं, किशोर कुमार के, मुकेश के, मन्ना डे के, मोहम्मद रफ़ी के, मतलब आज भी सिंगर्स हैं।
लेकिन पॉइंट ये है कि उसकी ड्यूरेशन याद कब तक आपको रहता है, मैक्सिमम 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, बस। और गाना का पहली सेकंड दो चौथी लाइन किसी को याद नहीं रहती कि क्या है चौथी लाइन। नहीं और पहली लाइन का दूसरी लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में रैप आ जा रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी गाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है भैया, मतलब और इसी का हर्जाना भर रही है इंडस्ट्री भैया। बट लकली अभी पिछले 6 महीनों से मैं देख रहा हूँ ना, लोगों में थोड़ा जागरण आया है, लोगों को लग रहा है कहीं कुछ मिसिंग है, क्योंकि सिनेमा की जो दो चीज़ें जो रूह होती थी, एक म्यूजिक और एक कंटेंट, और ये दोनों मिसिंग है, तो चलेगी कैसे आप बताएं? बिना कंटेंट के कोई दुनिया की चीज़ चल सकती है भैया? और सवाल इनका भी दोष नहीं है भैया, इनको आज के बच्चों को जो संस्कार दिया जा रहा है, जो जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, और डेप्थ के बारे में इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि ये हकीकत की दुनिया से बहुत दूर है भैया, ये सब हवा में है। इतने इम्पेशेंस, जो चाहिए वो अभी का अभी चाहिए। कल अरे भाई यहाँ से चर्चगेट जाने में 2 घंटा लगता है बेटा, नहीं 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 नहीं, हमको तो बस अभी मुझे चर्चगेट जाना है तो अभी पहुँचना। अरे भाई पहुँच जा, यही होता है, फिर हंस रहे यही है। ऐसा कौन सा, समीर जी, ऐसा कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है या डायरेक्टर है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है, जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया और आप काम करना चाहते हो? म्यूजिक डायरेक्टर बोले। म्यूजिक डायरेक्टर तो भैया मेरे ख्याल से साउथ में सब मिला के जब मुझे याद करता हूँ तो करीब करीब मैंने लाइफ का फंडा है कि कोई ऐसा, आपने MM करीम के साथ काम किया? हाँ यही क्या था, गुलशन कुमार के साथ ही किया था भैया। अच्छा, अब तो सब हुए। मेरे ख्याल से तो भैया म्यूजिक डायरेक्टर में एक आदमी को मैं मिस करता हूँ आज भी, सूरज बढ़ जाते हैं। क्या हुआ? कभी मौका नहीं लगा उनके साथ, जबकि बाकी BR चोपड़ा, यश चोपड़ा, कौन सा डायरेक्टर, सुभाष घई, कौन सा डायरेक्टर ऐसा जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, बट उनके साथ कभी संयोग बना नहीं। इवन राजू ईरानी के साथ मौका बना था, मैंने छोड़ दी थी वो पिक्चर, मुन्ना भाई MBBS। अच्छा, दैट टाइम आई वाज बैडली स्टक अप विद ऑल द कमिटमेंट। मैंने बोला नहीं राजू जी मैं नहीं कर पाऊंगा। अन्नू ने भी बहुत प्रेशर लगाया, अरे मैंने बोला यार अन्नू मैं भाई टाइम ही नहीं दे पाऊंगा, कैसे करूँ? तो ये 2-4 डायरेक्टर है जिनको मैं बहुत मिस करता हूँ भैया। समीर भाई साहब, आपका बॉडी ऑफ वर्क, आपकी जर्नी, मुझे लगता है कि हम अगर 365 दिन में बैठ जाए तो वो कंप्लीट नहीं होगी। मैं और हमारी पूरी टीम जो है वो बहुत एक्साइटेड थी आपके साथ बैठकर ये टाइम गुजारना और आपके बारे में जानना और इंडस्ट्री में परसेप्शन आपका क्या है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू amongst us and I'm in the industry itself. आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो टैलेंट है, वो बहुत कम लोग इस टैलेंट को और इस कंट्रीब्यूशन को लेके चलते हैं। वी रियली प्राउड ऑफ यू। और पूरा देश, क्या म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं, मुझे लगता है कि पूरी फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो नमन करती है आपका, और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप जो है लोगों को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। देखिए भैया एक बड़ा अच्छा शेर है, मेरे बच्चे जब नए बच्चे मिलते हैं बोले सर देखिए आप नाम लेते हैं फिल्मों का, आप कुछ होता है बोलो तो हमको लगता है अच्छा ये भी आपने लिखा है, धूम भी आपने लिखी है। तो मैंने एक शेर लिखा, अपने ऊपर ही एक शेर लिखा कि दुनिया को देख के रोशनी बेनूर हो गए। क्या बात। दुनिया को देख के रोशनी बेनूर हो गए, हम नाम नहीं काम से मशहूर हो गए। क्या बात, क्या बात। तो जीवन में भैया, और आपके साथ तो क्या है ना, आपके साथ बैठ के देखिए इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट अभी बात हुई है, क्योंकि जिनके साथ दिल लगता है ना उनके साथ बात करने का मज़ा भी अलग है। और आपने मेरे ख्याल से मेरा ही नहीं, डैडी से लेके मेरी जीवन की पूरी कैनवास को आपने अपने इस पॉडकास्ट में उतार दिया है, इस चर्चा में उतार दिया है। मेरे ख्याल से इतना लंबा और इतना सब कुछ मैंने आज तक किसी के सामने बोला ही नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मुझे मालूम है इतनी बात करनी करके निकल जाओ। मगर यहाँ मैं आया भी था तो मेंटली ऐसे ही प्रिपेयर होके आया था कि आपके साथ बहुत मज़ा आया, और रियली मज़ा आया। और आपकी टीम के तो बच्चे सब मुझे बहुत बहुत प्यार है इन लोगों का, और
और मैं तो दुआ करता हूँ कि आपका ये पॉडकास्ट इतना मशहूर हो कि ये नंबर 1 पे पहुँचना चाहिए। और आप जैसा आदमी जिसको केवल इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र के बारे में हम आपसे बात करना चाहें, सब कुछ, और आपने लोगों के लिए जो किया है वो पूरा बॉलीवुड जानता है, पूरी मुंबई को पता है कि आप सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं। और गॉड ब्लेस यू, और मम्मी का आशीर्वाद आपके साथ रहे, मेरी दुआ हमेशा रहेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, धन्यवाद। मतलब इसी मंदिर में आओ तो दर्शन होता है। क्या इनको तो मैं टारगेट पे ले नहीं सकता। क्या हाल, हाउ फैमिली? कहता है कि इश्क करो और दर्द ना हो, इश्क करो और दर्द ना हो, मतलब जनवरी की रात हो और सर्द ना हो। एकदम इमोशनल होके बोला राज को। राज बोलता पता है वो फीलिंग सो ऑकवर्ड।